हम आपके सामने लेकर आ गए हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 48, क्योंकि मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स का अब नहीं हो रहा वेट। वो लगातार कह रहे हैं कि आप आज सुबह का जो विश्लेषण का पार्ट 1 आया था उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 कब लाएंगे। तो हमने भी सोचा है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 को मर्ज कर दें। इसलिए अब जितने भी 7 ज़िले जम्मू के बचे हैं जिनका एक एक सीट का विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, उसको लेकर हम चुनावी चालीसा के ये एपिसोड नंबर 48 में ही आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। अभी हम आपके सामने लाइव हैं और YouTube पे यही एपिसोड आप देख पाएंगे रात को 9 बजे अपने टाइम पर, जो चुनावी चालीसा का समय है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें विश्लेषण में कितनी सीटें किसको जाएंगी वो तो परसों 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा, मगर हम आपको एज बता रहे हैं और हमारा सर्वे जो कहता है उसके ऊपर समीकरण को लेकर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से इस ओर आते हुए पुंछ से। पुंछ की सीटों पे चलते हैं और पुंछ में 3 सीटें हैं, सुरंगकोट, पुंछ हवेली और मेंढर। तो बात करते हैं सबसे पहले सुरंगकोट सीट की कि आखिर सुरंगकोट की जो सीट है वो हम किसको दे रहे हैं, और फिर हम आपको ये बताते हैं कि हम एज क्यों दे रहे हैं। तो पवन जी, सुरंगकोट जहां पर कि मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब भी कॉन्टेस्ट में थे बीजेपी के, वो नहीं रहे, और सुरंगकोट सीट का ये भी हम आपको बता देंगे कि क्या समीकरण रहेंगे अगर जो रिजल्ट के बाद। वहीं वहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता चौधरी जो है शाहनवाज हैं मुकाबले में, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेबल अकरम जो है कॉन्टेस्ट में है। तो पवन जी, क्या है इस सीट का समीकरण? देखिए, ये सीट है अगर तो बीजेपी के खाते में जाती है जी, तो मरहूम जो मुश्ताक बुखारी हैं जी, उनका तो अगर वो जीत जाते हैं तो रीपोल होगा जी, अगर वो हारते हैं तो एज इट रहेगा जो रिजल्ट आएगा जी। और वहाँ पर इंडिपेंडेंट है जो रेबल है, और मुकाबला जो 3 के बीच में खड़ा है, बुखारी साहब के बीच में और साथ में शाहनवाज और साथ में जो इंडिपेंडेंट हैं। थोड़ा डिटेल में आप बता दीजिए कि वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन अभी रहेगी, खास करके सुरनकोट सीट के ऊपर, क्योंकि 2 सीटें पुंछ की ओर हैं। थोड़ा सा मैं उनका भी यहाँ से डाटा निकालता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हम एक बड़े तरीके से ये बता दें कि जो समीकरण है वो ये कह रहे हैं, अभी के हिसाब से हमारा जो सर्वे कहता है कि इस सीट पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। इस सीट पर जो हम कड़े मुकाबले की बात आपको बता रहे हैं वो इसलिए भी बता रहे हैं कि जो मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में करीबन 4 दशकों से थे, और जब एसटी स्टेटस देने की बात पहाड़ियों को आई तो उन्होंने पाला बदला और वो बीजेपी की तरफ आए, और बीजेपी ने भी उनसे साफ तौर पे ये कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको टिकट देने को तैयार हैं। और ऐसी बात नहीं है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में टिकट नहीं मिलती थी, वो 2 बार वहाँ से जीते भी हैं, 1 बार मंत्री भी रहे हैं, मगर उन्होंने टिकट अपनी जो ली वो इसी पर ली कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस बीजेपी दे रही है। अब बड़ी बात यह है कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस बीजेपी दे रही है तो पहाड़ियों के साथ साथ वहाँ एक आपने देखा ही था कि राजौरी और पुंछ में गुज्जर बकरवाल समुदाय भी इस बात से निराश था, नाराज़ था कि आखिर उनके बराबर आपने सभी पहाड़ीज़ को स्टेटस दे दिया। अब जब सभी पहाड़ीज़ को स्टेटस आपने उनके बराबर दिया तो इस बात को लेकर एक कहीं ना कहीं मनमुटाव गुज्जर समुदाय में था। चाहे बीजेपी ने बहुत कोशिश की और केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की कि हम उसको दूर कर पाएँ, मगर बावजूद इसके कि चुनावों तक वो पूरी तरह से नहीं दूर हो पाया, और आखिरकार जब तक चुनाव आए तब तक ये साफ हो गया बिल्कुल कि अब मुकाबला जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा सुरंगकोट सीट पर। कांग्रेस ने भी अपने अच्छे कैंडिडेट को वहाँ से मौका दिया जो काफ़ी देर से वहाँ पे एक्टिव थे और डीडीसी चुनाव भी जीते थे। अब उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत देर से वहाँ पर एक नेता थे अकरम, चौधरी अकरम, जो मेहनत कर रहे थे, और उन्हें तब तक ये नहीं पता था कि जब चुनाव अनाउंस होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही पेज पर होगी, और उस समय जाकर फिर आपको चुनाव लड़ना है वहाँ से या नहीं लड़ना है ये फैसला पार्टियाँ करेंगी। जब चौधरी अकरम को वहाँ से सीट नहीं मिली तो चौधरी अकरम ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं शाहनवाज चौधरी के सामने एक चैलेंज बन गए। मगर हम अपने सर्वे में ये सीट बीजेपी को या कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं, और एज है, मुकाबला भी अच्छा कड़ा है। और अगर ये सीट बीजेपी जीतती है तो रीपोल होगा, जिसका फिर फायदा
एनसी कांग्रेस ले सकती है वहां पर। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं अकरम, उनका नाम लिया मैंने। हाँ, वो भी कड़ी टक्कर मैंने कहा वो टक्कर दे रहे हैं, मगर एज जिस हिसाब से हम कह रहे हैं वो बीजेपी को इसलिए नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन दोनों की फाइट में बीजेपी कुछ ले सकती है। और सीधी सी बात है कि बीजेपी को एज के बावजूद फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अगर ये सीट जीत जाती है तो रीपोल होगा, और रीपोल में फिर डिसाइड करेंगे कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। और बीजेपी का वहां पर अपना वोट बैंक इतना नहीं था, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का वोट बैंक था, उनको वोट पड़ा था। और अगर वो नहीं रहे तो अब क्या बीजेपी का सिंपैथी वोट कुछ आएगा, या फिर बीजेपी किस कैंडिडेट को लाती है, ये देखना अहम होगा। इसलिए सुरंगकोट सीट पर बहुत ही जो है कुछ भी जो रिजल्ट आता है वो देखना भी अहम होगा। और अगर सैयद बुखारी साहब हार जाते हैं, यानी कि शाहनवाज चौधरी या अकरम में से कोई जीत जाता है, तो वहां पर फिर रीपोल नहीं होगा। तो ये सुरंगकोट का हाल जो हमने आपको बताया। अब पुंछ हवेली की बात करते हैं। तो पुंछ हवेली पर जो मुकाबला है वो जिन कैंडिडेट के बीच में, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। वहाँ अब्दुल गनी हैं बीजेपी के, और एजाज जान जो पहले विधायक रहे हैं वो एनसी के हैं। मुकाबला इन दोनों के बीच में मेन तौर पे है, और वहाँ कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है एनसी को। तो लेकिन यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर जो बनेगा वो शाह मोहम्मद तांत्रे हैं, जो जम्मू कश्मीर जेके एपी के हैं, वो यहाँ विधायक रह चुके हैं। और पीडीपी की शमीम गनई जी, ये शमीम गनई हैं पीडीपी के, जो बीडीसी चेयरमैन रहे हैं। और साथ में जो जसपाल शर्मा थे जी, जो एक कद्दावर नेता पुंछ के माना जाता है, शेरे पुंछ, उनका बेटा जो है उदेश पाल शर्मा, डॉक्टर उदेश पाल, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहां पर है। और ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि पुंछ जो सीट है यहाँ पर कश्मीरी वर्सेस गुजर का है, क्योंकि अभी तक पुंछ में जितने भी विधायक जीते वो उन्हें कश्मीरी कहा जाता रहा है। एजाज जान भी कश्मीरी हैं, लेकिन अब्दुल गनी कोहली पहले गुजर हैं जी, पहले गुजर हैं जो पुंछ में इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और डीडीसी के वो रखे हुए हैं मेंबर जी। और साथ में अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जो फाइट है वो 3-4 हिस्सों में बंट गई है, और ये सीट हम जो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो एजाज जान है जी। तो कहीं ना कहीं हम ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एजाज जान पहले भी विधायक रहे हैं, और एजाज जान का एक अपना होल्ड भी है, युवा चेहरे हैं, और उन्होंने पुंछ में काम भी किया है। तो पुंछ की सीट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज दे रहे हैं इस सीट पर। अब आ जाते हैं मेंढर, जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। मेंढर में जो मुकाबला है मुख्य तौर पे वो देखने को मिल रहा है मुर्तज़ा खान बीजेपी के कैंडिडेट, जिनके लिए अमित शाह ने खुद कहा था कि मुर्तज़ा भाई के लिए मैं वोट मांगने आया हूं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और दूसरी ओर जावेद राणा जो कद्दावर नेता हैं, और पिछली 3 बार से लगातार वहां जीतते आ रहे हैं, शायद 2 बार से लगातार वहां से विधायक बने हैं। तो अब इनमें से पवन जी क्या लगता है मेंढर? देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है जो पुंछ वाली है, क्योंकि मेंढर में पहाड़ी वर्सेस गुज्जर है जी। मेंढर सीट पे पहाड़ी वर्सेस गुज्जर है। जो मुर्तजा खान है जो XMLC है जी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, और पीडीपी के यहाँ पर मारिफ खान है एडवोकेट जी, आप उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और साथ में जावेद राणा जो एनसी के हैं, लेकिन इसके बीच में है डॉक्टर शहजाद मलिक, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक्स वाइस चांसलर। अच्छा, ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि सीट किस ओर जाएगी। हम सीट ये एनसी को ही दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बीच में अगर ये वोट काट देते हैं तो फिर मुर्तजा खान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये सीट पे एज, यानी कि हमने आपको बता दिया कि पुंछ की सीटों का एज क्या है। पुंछ की सीटों का एज है, एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कट्टर मुकाबला सुरंगकोट पे, और दूसरी ओर पुंछ और मेंढर को हम एनसी की तरफ दे रहे हैं। और कई सारे सर्वे में ये सीट एनसी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, मगर फिर भी पुंछ की सीट अब्दुल गनी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, ये बीजेपी पुंछ की सीट जीत सकती है। अब्दुल गनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, क्योंकि पहले गुज्जर है ना। हाँ। यहाँ पर कश्मीरी वर्सेस गुज्जर रहा है, कई जगहों पर पहाड़ी वर्सेस गुज्जर है, यहाँ पर कश्मीरी वर्सेस गुज्जर है पुंछ में। तो ये अब्दुल गनी कोहली पहले गुज्जर है, अब्दुल गनी, हाँ अब्दुल गनी कोहली पहले गुज्जर है, बाकी सब जो है पर यहाँ वो कश्मीरी है, तात्रे भी कश्मीरी। अब आते हैं राजौरी इस बार सबसे इंटरेस्टेड जिला है। एक तो सीटें 5 हैं, और बड़ी बात यह है कि राजौरी में एक सीट पर अलग अलग मुकाबला है। तो हम राजौरी की शुरुआत करते हैं ऊपर वाली साइड से। अच्छा, पहले तो हम आपको ये बता दें कि राजौरी में हम 2 सीटें दे रहे हैं अपने सर्वे में बीजेपी को, 1 सीट हम दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हमारा सर्वे है। और फिर राजौरी में हम आपको ये बताते हैं कि 1 सीट पे एज पीडीपी को भी है,
और एक सीट पर एज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। 2 हम बीजेपी को क्लियर ऑलमोस्ट कर सकते हैं और एक एनसी को, मगर मुकाबला बहुत कड़ा है। वहां एनसी 2 भी ले सकती है, बीजेपी 3 भी ले सकती है, एक पीडीपी भी ले सकती है। तो ऐसी पोजीशन वहां पर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात बहुत इंटरेस्टेड क्या है, राजौरी की 2 सीटें ऐसी हैं जहां घर पे मुकाबले हैं। एक जगह मामा भांजा मुकाबले में है, एक जगह चाचा भतीजा मुकाबले में है। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं, दोनों इंटरेस्टेड हैं। हम शुरुआत करते हैं चाचा भतीजे के मामले से, नीचे से। सुंदरबनी कालाकोट में रशपाल सिंह विधायक हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनके सगे छोटे भाई रणधीर सिंह बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे यशुवर्धन सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। अब कालाकोट सुंदरबनी में सीधा मुकाबला है चाचा भतीजे में। तो पवन जी, कालाकोट सुंदरबनी, देखिए कालाकोट सुंदरबनी नई विधानसभा बनी है। इसमें जो कम से कम भी जो वोटर हैं वो 97,541 वोटर हैं और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो कालाकोट सुंदरबनी में है। रणधीर सिंह बीजेपी के हैं जो रशपाल सिंह के भाई है, यशुवर्धन सिंह रशपाल सिंह के बेटे हैं जो एनसी के कैंडिडेट हैं, और साथ ही अशोक शर्मा जो पूर्व एमएलए थे वो गुलाम नबी आजाद पार्टी के डीपीएपी के यहाँ पर हैं, और बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जहाँ पर अरुण शर्मा है सुंदरबनी में जो जेकेएपी के वो है कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो क्लैशेस हुए थे उन्हें देखते हुए ये लगता है कि अगर अरुण शर्मा ने 10,000 का आंकड़ा पार किया, जब 12,000 तक पहुंचे तो बीजेपी को हार हो जाएगी और एनसी के खाते में सीट चले जाएगी। अगर ये फैक्टर वहां नहीं काम करता है तो ये सीट हम बीजेपी को दे रहे हैं। हम फिलहाल ये सीट बीजेपी को दे रहे हैं। रणधीर सिंह जो हैं वो रशपाल सिंह के छोटे भाई हैं, उनका मुकाबला है, शायद वो अपने भतीजे से ये सीट जीत जाए। मगर इसके साथ ऊपर वाली सीट पे चलते हैं, बुद्दल में, जहां भांजा थोड़ा तगड़ा होता नजर आ रहा है। मामा भांजे का मुकाबला है बुद्दल में। मामा है चौधरी जुल्फिकार, चुनावों से ठीक पहले अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए बीजेपी में, और वो पहले पीडीपी में भी रहे हैं जब मंत्री हुआ करते थे। जावेद चौधरी नया चेहरा बेशक है, मगर जावेद चौधरी के परिवार जो है सियासत से लगातार जुड़ा रहा है। उनके पिता तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे हैं और एक अच्छी शख्सियत है, यानी कि अपने इलाके में अच्छी साख रखते थे। छोटे भाई आईएएस अधिकारी हैं और बड़े भाई पत्रकार हैं, मगर परिवार की साख बहुत ज़बरदस्त है कुल मिलाकर। अब अगर हम ये बात करते हैं कि जावेद चौधरी यहाँ पर किस तरह से हम ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं, ये सीट बुद्दल की हम एनसी को एज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। 2 कारण हैं। एक तो मियां अल्ताफ जब चुनाव लड़े थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर राजौरी और अनंतनाग सीट पर, तो उस समय मियां अल्ताफ को यहाँ से अच्छा खासा वोट पड़ा था। और इस बार भी मियां अल्ताफ 3 से 4 दिन तक लगातार इस सीट पर कैंपेन करते रहे हैं। एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद आकर कैंपेन कर गए हैं और साथ में वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर बहुत एक्टिव रहा है। तो पवन जी, बुद्दल की क्या बात करते हैं? फिर बुद्दल की एक अंदर की बात हम आपको बताएंगे, हमने एज क्यों दिया। देखिए बुद्दल विधानसभा जो है, यहाँ पे जो समीकरण बने थे मामा भांजा के बीच में, तो पहले जो एज मिल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, जो उनके कैंडिडेट हैं चौधरी जुल्फिकार। जावेद वहां पर जो डीडीसी है वो उनकी पत्नी डीडीसी, अपनी पत्नी उनकी डीडीसी है, उनका भी अपना एक रसूख है और एक अच्छे परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं और उनका भी अपना उस इलाके में बढ़िया वोट भी है। लेकिन जो समीकरण वहाँ पर बने, जो वहाँ पर जो कंपेन शुरू हुई, उन कंपेन के बाद जो वहाँ पर जो हालात बनते हैं उसमें अब कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। लेकिन जो ओपिनियन पोल आया, एग्जिट पोल जो देख रहे थे आप, उसके तहत अगर हम बात करें तो हम ये सीट जो है ये हम एनसी के खाते में दे रहे हैं। एक और बीच में हम आपको वजह बता दें, वहां हुआ क्या, चुनावों से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जोर लगा रही थी। इसी बीच बीजेपी ने अपने बड़े मंत्री, जिनकी की बहुत अच्छी साख है पूरे देश में, नितिन गडकरी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा। नितिन गडकरी ने अपने चुनाव प्रचार वो करने पहुंचे, बहुत जोर शोर से लोग उनको सुनने पहुंचे थे। उससे पहले स्टेज पर आकर चौधरी जुल्फिकार ने कहा कि बुद्दल से श्रीनगर तक एक हाईवे बनेगा, जिससे कि बुद्दल के लोग सीधे श्रीनगर से जुड़ जाएंगे। जम्मू से तो पहले जुड़ाव है, तो बुद्दल लाइमलाइट में आ जाएगा। मगर नितिन गडकरी इससे पहले अपना जब शुरू करते अपनी स्पीच, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। और नितिन गडकरी आपको पता है एक बहुत ही
क्लीन साफ साख वाले मंत्री माने जाते हैं, जो भी कहते हैं बहुत स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है और ऐसा प्रोजेक्ट अभी कोई आने वाला भी नहीं है। कई बार एक छोटी सी स्पीच, एक छोटा सा डायलॉग भी पवन जी चीजें बदल देता है। देखिए, जब लास्ट लेग चल रही हो और उस समय समीकरण बदलने हो तो एक बयान काफी होता है, और कोई एक ऐसी चीज जो एक छोटी सी गलती भी नुकसानदेह हो जाती है और पासा पलट जाता है, जिस तरह से सांबा में हुआ था। कैंपेन जोरों पर थी, सभी कैंडिडेट जीत रहे थे, उमर अब्दुल्ला का एक बयान था जिसके बाद उसने एक कैंडिडेट की काया पलट दी, 2 बार जीते मंत्री रहे, जशपाल कुंडल। तो इसलिए हम एज दे रहे हैं बुद्दल में चौधरी जावेद को, मगर जुल्फिकार भी टक्कर में है, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। नेक टू नेक फाइट है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट और है जिसको हम पहले ही आपको बता दें कि वो सीट हम बीजेपी के खाते में दे रहे हैं। वहां पर बीजेपी का एक और मुस्लिम चेहरा है, इकबाल मलिक, थाना मंडी सीट पर। बिल्कुल। और कमर चौधरी हैं पीडीपी के कैंडिडेट, जो सीट को जितने भी सर्वे कल से आ रहे हैं, आपने देखा होगा जम्मू रीजन में 1-2 सीटें जो पीडीपी को दी जा रही हैं, उसमें से एक सीट कमर चौधरी की है, थाना मंडी की, क्योंकि पीडीपी का कंटेस्ट बहुत स्ट्रांग है वहां पर। और वहां पर इनको बीच में जो एक समीकरण बिगाड़ सकते हैं वो है जस्टिस मुजफ्फर हुसैन इंडिपेंडेंट। तो पवन जी क्या कहते हैं थाना मंडी? देखिए, इस थाना मंडी सीट के ऊपर मैं 2 चीज़ों के ऊपर ना यहाँ पर थोड़ा फंसा हुआ हूँ, क्योंकि जो जस्टिस है मलिक, मुजफ्फर हुसैन, हाँ, उनकी थोड़ी बेब ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का भी कैंडिडेट जो है इकबाल मलिक, वो भी दमदार है, अच्छे खासे, और साथ में वहाँ पीडीपी। और मुझे वहाँ लग रहा है कि जो लड़ाई वहाँ पर है, कहीं पीडीपी बीच से ना निकल जाए, यही कारण है कि पीडीपी को एज दिया जा रहा है। और इकबाल मलिक की मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस चीज़ पे हम उनको सर्वे में ऊपर दे रहे हैं, उनको मैं बीजेपी को ये सीट हम दे रहे हैं थाना मंडी की, कारण ये है कि जो इकबाल मलिक का अपना एरिया है दरहाल, जो इस बार ऐड ऑन हुआ था कुछ एरिया उनके साथ, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पर कुछ गाँव में 95% वोट पोल हुए हैं। आप ये चीज नोट रखें, जो लोग बहुत मैटर करेगा। 95% वोट पोल होना उस इलाके में जहां इकबाल मलिक का अपना वोट है। और इकबाल मलिक एक ऐसे कैंडिडेट थे, बीजेपी ने जब ये फैसला किया था उनको सीट देने का, तो इकबाल मलिक कोई नए नहीं है, वो पहले कांग्रेस में रहा करते थे। इकबाल मलिक ऐसा चेहरा है जिनका अपना वोट बैंक है, जो अपना वोट लेकर चलते हैं साथ। तो जिस इलाके से वो बिलोंग करते हैं, जो उनके गाँव हैं, 95% वहां वोट पोल हुआ था इस बार। और 95% वोट पोल का मतलब है कि कहीं ना कहीं झुकाव उनकी तरफ। बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है और बीजेपी ये सीट जीत सकती है थाना मंडी की, मगर पीडीपी को भी कम नहीं आंका जा रहा, इसलिए कमर चौधरी, क्योंकि सर्वे में जो सीट बीजेपी को पीडीपी को दी गई है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट पर हम ये सीट नहीं दे रहे पीडीपी को, हम ये सीट बीजेपी की झोली में रख रहे हैं, मगर कॉन्टेस्ट मुकाबला कट्टर है, आज बीजेपी को है कांटे की टक्कर। हम धीरे धीरे आते हैं जिसपे आपका इंतजार है, मुझे पता है नौशहरा का इंतजार आपको है, मगर हम राजौरी होते हुए नौशहरा आएंगे। तो राजौरी चलते हैं, बीजेपी के एक और कदावर नेता, एमएलसी भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, विबोध गुप्ता, पढ़े लिखे भी कैंडिडेट हैं, एडवोकेट भी हैं। तो विबोध गुप्ता का मुकाबला जो है वो राजौरी सीट पर है एक युवा कांग्रेस का चेहरा इफ्तिकार मिर्जा एनएसयूआई से निकल के कांग्रेस में पहुंचे थे, राहुल गांधी के बड़े करीब हैं और युवा नेता जो हैं कांग्रेस के इस समय जो जम्मू में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से एक है। और बड़ी बात बता दूं, इफ्तिकार मिर्जा एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस के राजौरी में जो बहुत सारे हिंदू समुदाय में भी फेवरेट है, यानी कि अच्छा उनका अपना सर्कल एनएसयूआई के समय में है, मगर मुकाबला विबोध गुप्ता से है। तो जी राजौरी, देखिए राजौरी में क्या है कि राजौरी विधानसभा इस बार इसलिए ज़्यादा टॉपिक पे चर्चा में है क्योंकि बहुत सारा एरिया जो कालाकोट के साथ लगता था वो राजौरी विधानसभा के साथ जोड़ा गया है। राजौरी में पहले कभी भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत पाया, ये पूरी हिस्ट्री रही है, लेकिन इस बार वहाँ पर जो टिकट थी वो विबोध गुप्ता को दी गई है और उम्मीद लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एज लेगी, विबोध गुप्ता जो है जहाँ से जीत सकते हैं। और उसके खास कारण ये हैं कि उसके साथ लगता जितना भी राजौरी का एरिया है वो पहली बार जो ऐड किया गया है वो 1 साइडेड हो सकता है, लेकिन लड़ाई कांग्रेस के साथ भले ही हो, लेकिन एज जो है वो बीजेपी को वहाँ मिलता है। नहीं पवन जी, इसमें मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि हम इसमें भी फाइट बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ हुई है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है राजौरी में।
कोई अपना उनका कैंडिडेट रेबल नहीं निकला, कोई ऐसा नहीं आया जिसने वो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ भी समर्थन कर दिया था, अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया था। तो बोर्ड बंटेगा, जब बोर्ड बंटेगा तो विबोध गुप्ता को फायदा होगा, मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं। अगर ये सीट पवन जी विबोध गुप्ता जी को दे रहे हैं, मैं ये सीट कांग्रेस के भी झोली में रख रहा हूं, तो मुकाबला कड़ा मान के चलिए, मगर फिर भी हम ये सीट बीजेपी को दे रहे हैं। अपने कल वाले एग्जिट पोल में भी हमने बीजेपी को दी थी। तो चलिए अब आ जाते हैं नौशहरा में, मगर आप हमारे मुंह से जो सुनना चाहते हैं। हम एक चीज भूल गए हैं, मैं आ रहा था वापस बुद्धल वाली सीट पे जहां मामा बांजा है। देखो वहां का जो समीकरण है ना वो किस और टाइप के हैं, क्योंकि वहां पर 93,000 के करीब वोटर हैं जी। और उसमें इस बार क्या है कि गुज्जर वोट ज्यादा है, पहाड़ी वोट कम है, और वहां पर जो हिंदू वोट है वो भी 15,000 16,000 के करीब करीब है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर एक और है, हमने एक बंदे का नाम मिस कर दिया, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, पीडीपी के कैंडिडेट हैं, चौधरी, पीडीपी के हैं गुफ्तार चौधरी। बिल्कुल, गुफ्तार चौधरी युवा चेहरा है बहुत देर से, और खास तौर पे जब एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिला था तो उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए थे, जम्मू आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बिल्कुल। मगर पवन जी मुझे लगता है जो इस पर वेव बनी थी वो जो खास तौर पे मियां अल्ताफ की जो अच्छी खासी कैंपेन वहां हुई, तो वो काफी सारा कार्डर मियां अल्ताफ को पीर भी माना जाता है। मियां अल्ताफ का जो इफेक्ट है के साथ जुड़े थे। एक चीज माननी पड़ेगी कि मियां अल्ताफ का जो रजौरी पुंछ के अंदर इफेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है उनके परिवार की वहां। और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी विधानसभा है जहां पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, बहुत सी विधानसभा ऐसी है जहां पर प्रचार नहीं किया। वो पार्टी की अपनी कोई इनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बुद्धल वाली पे उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार किया है और उसका फायदा एनसी को मिलेगा। तो आ जाते हैं नौशहरा में। आप हमारे मुंह से जो सुनना चाहते हैं वो हम बोलेंगे नहीं, इसलिए नौशहरा सीट को हमने पहले ही 50-50 रखा है, क्योंकि मुकाबला इतना कांटे का है कि तीसरा कोई कैंडिडेट हम नहीं कह सकते कि कोई जीत सकता है। वहां दो में से ही कोई जीतेगा, और दो है सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, रविंदर रैना बीजेपी। अब बात यह है कि पवन जी बताएंगे मुकाबला कितना कांटेगा। देखिए 85,248 वोटर हैं नौशहरा विधानसभा में। सुंदरबनी कट गया है इसके पास से, सुंदरबनी कालाकोट अलग हो गई है। सुंदरबनी का कंसोलिडेटेड जो वोटर था वो बीजेपी का था, वो लास्ट होगा, कोई माने ना माने, लेकिन मेरा जो मानना है फायदा बीजेपी को कालाकोट में हो सकता है, मगर नौशहरा में नौशहरा में उसका लाश होगा। और साथ में रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, वो मुकाबला है। सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पहले भी दोनों आमने सामने रह चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी की वहाँ पर हार गए थे और रविंदर रैना की जीत हुई थी। इस बार इसमें जो समीकरण है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि रविंदर रैना की वापसी बड़ी लेट हुई नौशहरा में। पहले वहाँ पर टिकट जो है उसे लेकर क्यास थे कि कोई रॉकी शर्मा है जो शायद इनके कज़न हैं, जहाँ ब्रदर हैं, वो आ रहे थे, जहाँ किसी और को जा रही थी, लेकिन लास्ट में ये टिकट जो है रविंदर रैना जी को दी गई, फिर वो नौशहरा पहुँचे हैं। लेकिन सुरेंद्र चौधरी पिछले 2 साल से वहीं ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे थे, और अभी जो पोलिंग परसेंटेज नौशहरा की आई उसे देखकर लगता है कि नेक टू नेक फाइट में एनसी को भी जा सकती है तो बीजेपी को भी जा सकती है। लेकिन आप बीजेपी को एज देना चाहते हैं तो आप एज भी दे सकते हैं, अगर आप एनसी को एज देना चाहते हैं तो आप एनसी को भी एज दे सकते हैं, क्योंकि नौशहरा के वोटर ने इस बार समझ में नहीं आया क्या किया है, दोनों कैंडिडेट खुश हैं। पवन जी एक चीज़ बताऊं कि मैं अपनी बात करूं, कल भी मेरा और आपका सर्वे कुछ अलग अलग आया था, होना भी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि 5 सीटों में से क्लियर अगर हम करें तो 2 ही सीटें मैं बीजेपी को क्लियर दे रहा हूं रजौरी में, एक थाना मंडी की सीट और एक कालाकोट की सीट, और एक सीट मैं दे रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो फ़िलहाल है ये वाली सीट आपकी बुद्धल वाली। और मैं नौशहरा पर और रजौरी पर बहुत कांटे की टक्कर मान रहा हूँ, इसको 50-50 लेके चल रहा हूँ। नहीं, मैं भी तो कह रहा हूँ कि ऐसे होगा, आप एनसी को भी दे सकते हो, बीजेपी को भी दे सकते हो, कैंडिडेट दोनों खुश हैं कि दोनों जीते हुए हैं। ये 8 तारीख को पता चलेगा। चलिए राजौरी का तो हमने आपको बता दिया, अब हम रियासी की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कटरा में क्या है, तो रियासी की शुरुआत हम कटरा से ही करते हैं। तो पवन जी, कटरा में मुकाबला होना था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जैसा रियासी में शुरू से होता रहा है, कई बार एनसी भी आती थी, मगर मुकाबला बन गया बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट। कटरा माता वैष्णो देवी की नई सीट बनी थी, काफ़ी सारा वोटर निकल गया था रियासी और ऊंची पहाड़ियों वाला। अब वोटर बच गया था आपका पैंथल और कटरा का मेन टाउन और कटरा के आसपास लगती हुई छोटी पहाड़ियों से छोटे इलाके। उसमें से कुछ ऐसे इलाके थे
जिन पर बीजेपी का वोट बैंक था और कुछ पे कांग्रेस का और कुछ पे कैंडिडेट्स की पर्सनल नज़र थी कि आखिर कौन कैंडिडेट आते हैं। आखिरकार जब बीजेपी ने 44 में से एक ही कैंडिडेट बदला तो फिर कई सारे और नेताओं की नज़र ठनकी कि क्यों ना हम भी आजमाएं अपनी किस्मत। और जुगल किशोर शर्मा जो डीपीएपी से बाहर आए थे, पुराने मंत्री भी रहे हैं वहीं से, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर, एक बार एमओएस, और 2002 में जीतकर वो आए थे तब कांग्रेस की टिकट पर, उन्हें लगा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। खुद कटरा से बिलोंग भी करते हैं, होटेलियर भी हैं और अच्छे खासे नेता हैं, उनकी अच्छी खासी पैठ भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो उन्होंने भी जब ये फॉर्म भर दिया तो उसके बाद मुकाबले में आ गए बलदेव राज शर्मा बीजेपी के, और उनके सामने थे जुगल किशोर शर्मा इंडिपेंडेंट। भूपिंदर सिंह के बारे में भी आपको पवन जी बताएंगे, वहाँ से पीडीपी के भी एक कैंडिडेट हैं प्रताप शर्मा, उनके बारे में भी बताएंगे। श्याम सिंह बारीदार हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। मगर मैं मेन मुकाबला मान रहा हूँ इंडिपेंडेंट वर्सेस बीजेपी, और मुकाबला कड़क है, स्ट्रॉन्ग है। क्या कहते हैं पवन जी? बिल्कुल, पहली बार स्वरूप में आई विधानसभा जो है माता वैष्णो देवी के नाम पर कटरा विधानसभा है, और यहाँ पर मुख्य डिसाइडिंग फैक्टर होंगे बारीदार। बारीदार के दो कैंडिडेट हैं, एक तो श्याम सिंह जो बारीदार संघर्ष समिति के प्रधान हैं, उनका इम्पैक्ट रियासी में भी पड़ेगा, और साथ में प्रताप शर्मा जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं। देखिए, रियासी जो कटरा विधानसभा है, यहाँ पर लगभग 12,000 साढ़े 12,000 बारीदारों का वोट है। अगर ये दोनों उम्मीदवार अपने अपने वोट भी थोड़े बहुत ले लेते हैं तो भी उसका जो लॉस होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की टिकट में नाम आना, लिस्ट में नाम आना और फिर कट जाना जो है वो, उसके बाद भी जो विवाद बना, उसके बाद में एंट्री होती है जुगल किशोर शर्मा की। जैसा दीपक ने बताया कि कांग्रेस की टिकट दे दी गई भूपिंदर सिंह को, जो घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों के प्रधान हैं, लेकिन कांग्रेस के 3 बड़े कदावर नेता वहां पैनल में थे, जिसमें राजेश सडोत्रा, आशु मगोत्रा और होटलर राकेश वजीर। जब इनके नाम कट जाते हैं तो उसके बाद स्थिति जो है वो कटरा की अलग हो जाती है। जुगल किशोर एकदम उभर कर सामने आते हैं, समर्थन मिलना शुरू होता है, और जैसा हमने कहा था इंडिपेंडेंट का काफिला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिलहाल हम जो हैं, मैं अपना पर्सनल कहूं तो ये सीट मैं दे रहा हूं इंडिपेंडेंट की, माता वैष्णो देवी वाली। बिल्कुल पवन जी, मैं भी इसमें आपके साथ हूं। मुझे लगता है एज जो है वो इंडिपेंडेंट को है। बीजेपी जीत सकती है, ऐसी बात नहीं, कॉन्टेस्ट में बहुत स्ट्रांग है, मगर एज जिनका है। तो रियासी की तरफ बढ़ते हैं, और रियासी की सीट हम क्लियर कट दे रहे हैं बीजेपी को। हालांकि मुमताज चौधरी से मुकाबला है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, क्योंकि रियासी में बहुत सारा इलाका जो है हिंदू डोमिनेंस का माना जाता है, मगर मुमताज चौधरी क्योंकि एजाज चौधरी के छोटे भाई हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट दी है, और वो पुराने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पे भी आते हैं, एनसी सपोर्ट भी कर रही है। मगर फिर भी वहां कुलदीप राज दुबे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनको और वो पर्सनल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग है। वहां सिर्फ बीजेपी का वोट नहीं, उनका अपना वोट भी बहुत अच्छा खासा है, उनको मंगू शाह करके जाना जाता है पूरे इलाके में। को अच्छे खासे वोट इसलिए भी पड़े होंगे क्योंकि बहुत सालों से कुलदीप राज दुबे कई सारे नेताओं को इलेक्शन लड़वाते रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और इस बार जब वो खुद उतरे हैं उनकी इमेज भी बहुत साफ है। तो मुझे लगता है रियासी की सीट हम क्लियर दे देते हैं। बिल्कुल क्लियर बीजेपी की है, क्योंकि जो मुकाबला है कांग्रेस के साथ वो इतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना पहले था। हाँ, एजाज खान जो है वो अगर यहाँ पर होते तो मुकाबला कड़ा, जहाँ वो है वहाँ भी कड़े हैं। अब माहौर पे चलते हैं, तो मुमताज खान के बड़े भाई एजाज खान, तो चौधरी एजाज खान का मुकाबला बहुत कड़ा है, और हम ये सीट उनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए नेता मैदान में हैं। वहाँ पर बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, मगर बीजेपी के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। एजाज खान इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस की टिकट पे, वहाँ से उनके भाई जीत चुके हैं मुमताज़ खान, और उसके बाद साथ ही साथ नहीं, मुमताज़ खान गूल से जीते थे, माहौर से एजाज खान खुद जीत चुके हैं, और उससे पहले मुमताज़ खान की परिवार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आता था, और बहुत उनका बहुत रसूख है उस इलाके में। बहुत ये मान के चलिए कि उस इलाके के बहुत अच्छे खासे परिवारों में से एक परिवार है जिनका होल्ड है वोटर्स पे, डोमिनेंस है इलाके में। तो मुझे लगता है कि पवन जी क्या कहेंगे माहौर को लेकर? देखिए, माहौर का क्लियर है, मैं इंडिपेंडेंट के खाते में हूँ। इंडिपेंडेंट को जो सीट जाएगी माहौर वाली, बिल्कुल वो गुलगढ़ जो गुलाबगढ़ माहौर की है ये उसको जाएगी। तो रियासी में बीजेपी को हम दे रहे हैं 1 सीट। 2 सीटों पे मुकाबला कड़ा है, वो है कटरा और माहौर। वो इंडिपेंडेंट को एज दे रहे हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि इंडिपेंडेंट जीत ही जाएंगे। बीजेपी भी कटरा सीट पे जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी का अच्छा खासा वोट वहां हो सकता है। अब हम आते हैं, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं लगातार, तो
तो पवन जी पहले उधमपुर या पहले उधमपुर चलते हैं, क्योंकि उधमपुर के बहुत सारे लोग देख रहे हैं। एक चीज और दर्शकों को बता दें, व्यूअर्स को, आपके कमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका साथ मिल रहा है, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा हमारे साथ वेट करिए। आप कहते हैं तुरंत आ जाइए उस स्टेट के ऊपर, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहे हैं, तो जैसे ही उसका नंबर आएगा हम पूरा खत्म करके ही उठेंगे, चाहे जितना भी लंबा प्रोग्राम जाएगा, आपको भी हमारे साथ वेट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं उधमपुर की। तो पवन जी उधमपुर चनैनी से शुरू करते हैं सबसे बिल्कुल बिल्कुल। तो चनैनी की बात करते हैं। चनैनी में भी मुकाबला दो कजन ब्रदर्स के बीच में है, मामे का बेटा और बुआ का बेटा, यानी कि हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी से और उनके सामने हैं बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी से। आखिर कभी दोनों भाई 2002 में एक ही पार्टी से जीत कर आए थे, उधमपुर और रामनगर से। दोनों में से एक मंत्री बना था। भीम सिंह की क़यादत में ये पार्टी जो है 4 सीटें लेकर पीडीपी और कांग्रेस सरकार का हिस्सा बनी थी। उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें आ गई, परिवारों में भी दूरियां आ गई और भाइयों में भी, पार्टियां भी अलग अलग ज्वाइन कर ली। बीच में दोनों भाई आप में भी गए थे, आम आदमी पार्टी में, दोनों निकल कर फिर वापस आ गए और आज चुनावों में आमने सामने थे। चनैनी में बेसिकली बर्थ हुआ था किसी समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का, मगर आज वो पैंथर्स पार्टी नए निशान पे है और नेशनल पैंथर्स पार्टी के नाम से चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि आखिर हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया से बाजी कौन मार के जाता है। तो पवन जी चनैनी में क्या कहते हैं आप? देखिए चनैनी में मुकाबला बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन मुकाबला, नेक टू नेक फाइट कह सकते हैं, क्योंकि हर्षदेव सिंह अपनी पत्नी के साथ पिछले 2.5-3 साल से चनैनी में डेरा डाले हुए हैं जी। बलवंत सिंह मनकोटिया भी वहाँ लगातार प्रचार में थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जितनी अप्रोच उस दंपति ने की थी उसे देखकर लगता है कि मुकाबला कड़ा है और मैं ये सीट जो है ये बजाय बीजेपी के मैं हर्षदेव सिंह के खाते में जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं, मुकाबला जो है कॉन्टेस्ट जो है काफ़ी कठिन है, लेकिन एज जो है वो हर्षदेव सिंह को देता है। तो चलिए पवन जी उनको दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये वाकई में मुकाबला कठिन है। हमने जैसे कहा कि बलवंत सिंह मनकोटिया को भी अच्छा खासा वोट वहाँ पड़ा होगा और मनकोटिया को जैसे कि उधमपुर में जब वो विधायक जीते थे तो पहाड़ी इलाके का वोट बहुत जाता था। वो पहाड़ी इलाकों में से कुछ इलाका चनैनी में ऐड हुआ है और कुछ पंचैरी वाला इलाका वहाँ से निकला है और वो चला गया है जम्मू वेस्ट में। तो जम्मू वेस्ट पे हम आते हैं जहाँ पंचैरी भी ऐड हुआ है, उधमपुर वेस्ट। तो वहां पर बात करते हैं पवन गुप्ता, फॉर्मर मिनिस्टर, पिछली बार इंडिपेंडेंट तौर पे जीते थे, इस बार बीजेपी की टिकट ली है। लाला शिवचरण गुप्ता के बेटे हैं, इसलिए पुराना दिग्गज संघ और बीजेपी परिवार भी उनका है, खुद का भी रसूख अच्छा खासा है। उधमपुर वेस्ट से ताल ठोक रहे हैं। उनके मुकाबले में है कांग्रेस के युवा चेहरा सुमित मगोत्रा, खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उधमपुर के ही रहने वाले हैं, अच्छा खासा होल्ड है। और जसवीर सिंह डीडीसी पंचैरी से वो इंडिपेंडेंट तौर पे उतरे हैं, जो इंडिपेंडेंट डीडीसी बने थे, बहुत ही पढ़े लिखे होनहार युवा चेहरा है। और पंचैरी में अगर उनको वोट पड़ जाता है तो समझ लीजिए पंचैरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट तोड़ के ले जाएगी। तो फिर देखना ये होगा कि उधमपुर वेस्ट पे मुकाबला कितना कड़ा है। पवन जी बताइए क्या समीकरण है? देखिए उधमपुर वेस्ट जो है ये पवन गुप्ता जो बीजेपी के हैं, उनके पिता लाला शिवचरण, उनका नाम बड़े अदब से वहाँ पर लिया जाता है। और पवन गुप्ता ने एक बार वहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत कर ये बता दिया था कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी तो वो इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत गए थे। लेकिन इस बार थोड़े समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि उधमपुर ईस्ट नई विधानसभा बना दी गई और उधमपुर वेस्ट में पवन गुप्ता का मुकाबला कांग्रेस के सुमित मगोत्रा से है, जो लोकल हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और साथ में इन दोनों के बीच में तीसरा कैंडिडेट डीडीसी जो था मेंबर जसवीर सिंह, चेयर जो डीडीसी वो है जसवीर सिंह, जो पंचैरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अधिकांश पंचैरी का इलाका उधमपुर वेस्ट के साथ जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा और ये मैं एज दे रहा हूँ कांग्रेस को। मुकाबला बहुत कड़ा है और इसलिए बराबर की टक्कर है वहां पर। अब आ जाते हैं हम उधमपुर ईस्ट, जिसका आप लोग सब बहुत बेसब्री से आपको इंतजार है। वहां पर हम वही बात आ जाती है जैसे हमने कल भी कहा था, कुछ जगह मुकाबले एक ही पार्टी के हैं, वहां बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी में कोई तीसरा ना फायदा ले जाए, ये भी हो सकता है। मुकाबले में है पवन खजूरिया, उधमपुर ईस्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, फिर इमोशनल सा एक वीडियो दिया, लोगों ने कहा आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, चुनाव लोगों ने लड़वाया और आखिरकार इतनी बड़ी रैली मोदी ग्राउंड में कर दी कि मोदी जी के बाद शायद नंबर 2 रैली वही हुई होगी। और ये बात बीजेपी हेडक्वार्टर तक भी पहुंची और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि चाहे वो जीत भी जाए, है तो हमारे ही नेता, मगर एज हम
पवन खजूरिया को ही दे रहे हैं, मगर मुकाबला छोटा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ पर है और वहाँ पर आरएस पठानिया पिछली बार रामनगर से जीत के आए थे। रामनगर का बहुत बड़ा हिस्सा इस बार उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है, जिसमें मजालता, थ्याल, टिकरी, काफ़ी सारे और इलाके हैं। तो वहाँ से धार रोड का बहुत सारा इलाका है, वहाँ से आरएस पठानिया भी ताल ठोक रहे हैं। और एक नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार बलवान सिंह चाहे प्रचार में ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं सोशल मीडिया में, मगर ग्राउंड पे एक्टिव थे। तो पवन जी, क्या समीकरण है? देखिए, मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा था कि इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पवन खजूरिया की जो वेव थी, जिस तरह से उन्होंने रैली की थी, लेकिन आप बलवान सिंह को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी आपस में लड़ रही है। बीच में है बलवान सिंह खुद डीडीसी हैं और उनका अपना एक रसूख है, अपने इलाके में वोट है। लेकिन फिर भी मैं ये जो सीट है, मैं मुकाबला कड़ा है पर इतना मैं कड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये सीट पवन खजूरिया के खाते में दे रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वहाँ पर वो है। मुझे लगता है कि पवन खजूरिया को हमने ये सीट दी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम ये सीट दे रहे हैं, मगर बीजेपी भी अच्छे खासे मुकाबला है, ये आसान नहीं है इतना। आखिरी 2-3 दिन में समीकरण बदले हैं, कुछ वोट इधर उधर जो है जा सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, मगर मुकाबले में ये सीट हम फिलहाल इंडिपेंडेंट के खाते में रख रहे हैं, एज उनका ही है। अब आ जाते हैं रामनगर में। तो रामनगर में पवन जी, रामनगर में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो नए हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और रामनगर में क्या आप कहते हैं? हालांकि हमने अपने एग्जिट पोल में रामनगर की सीट बीजेपी के खाते में रखी हुई है। देखिए, मैं भी बीजेपी के खाते में ही रख रहा हूं रामनगर की सीट को, लेकिन उसमें यह है कि मुकाबला जो है वो कांग्रेस से ना होकर पैंथर पार्टी की अचरी देवी से है। ये आप अचरी देवी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर हैं, लेकिन अगर वहां पर जिस तरह से जो क्यास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पर जो हाल ही में जिन्हें अवार्ड मिला है, डोगरी नृत्यकार जो है मालू राम, अगर वो बीजेपी में आते तो वहाँ पर वो अच्छी फाइट भी देते, अभी भी अच्छी फाइट दे रहे हैं इसमें प्रोफेसर साहब, इसमें कोई शक नहीं। अगर मालू राम कांग्रेस में चले जाते तो ये मुकाबला और ज़्यादा कड़ा हो जाता, लेकिन खैर वो नहीं गए, तो मुकाबला बीजेपी का है, कांग्रेस के साथ नॉर्मल है, लेकिन अचरी देवी वहाँ पर जो है उसके साथ बड़ा मुकाबला हो सकता है, जो पैंथर पार्टी की उम्मीदवार हैं। लेकिन टिकट जो है जो हम जो दे रहे हैं, ये सीट हम बीजेपी को ही दे रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, मालू राम जी मुझे लगता है जाएंगे भी नहीं कांग्रेस में, उन्हें अभी बहुत अच्छा जो है उनके काम के लिए सराहा गया है और केंद्र सरकार ने ही उसमें योगदान दिया है। तो कठुआ चलते हैं आपको लेकर। अब कठुआ की 6 सीट्स, हमने कल कठुआ की 6 सीट्स में से एक पे फाइट बताई थी और 3 दी थी कांग्रेस को, बीजेपी को, और हमने एक इंडिपेंडेंट को भी बताई थी, और एक पे बहुत कड़ा मुकाबला। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बात करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं बनी से। तो बनी को हमने इंडिपेंडेंट को दिया था। बीजेपी का कट्टर मुकाबला है, कांग्रेस की भी काजल ठाकुर वहाँ से चुनाव मैदान में है, ताल ठोक रही हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, और जगजीवन है, शायद जीवन लाल हैं जो इसके बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और साथ में इंडिपेंडेंट रामेश्वर। तो आप क्या कहते हैं पवन जी बनी के बारे में? देखिए, व्यूअर्स के जो हमारे लोग दर्शक हैं वो लगातार जो मैसेज कर रहे हैं, तरह तरह के वो उनके सवाल होते हैं, हमें उनका वेलकम करते हैं। लेकिन हम बनी की बात करें तो बनी की सीट में जो इंडिपेंडेंट के खाते में दे रहा हूँ, नेक टू नेक फाइट जो है बीजेपी में होगी, लेकिन कांग्रेस की जो युवा नेता है वहाँ पर काजल राजपूत, वो वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट के खाते में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के जीवन लाल हैं, इतना इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं छोड़ पाए जितना वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर एक चीज़ और है, वो हम सब उसको भूल रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद बनी गए थे, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया था अपने कैंडिडेट का। वो कैंडिडेट कितना वोट तोड़ते हैं उसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना वोट वो तोड़ते हैं, उसके बाद समीकरण बनेंगे कि इंडिपेंडेंट जीतेंगे या बीजेपी के लोग जीतेंगे। बहुत सारे सर्वे में, इवन नेशनल चैनल्स के सर्वे में और कुछ एजेंसीज के सर्वे में बसोली की सीट कांग्रेस को दी जा रही है, मगर हम बसोली की सीट को बीजेपी के खाते में रख के चल रहे हैं, एज बीजेपी को दे रहे हैं। वो हम बताएंगे भी क्यों। हमने खुद भी, मैंने भी और पवन जी ने भी अलग अलग समय पर बसोली का दौरा किया, बहुत सारे वोटर से, जनरल लोगों से बातचीत की, वहाँ से हमने 1-2 कार्यक्रम भी किए थे, आपको दिखाए थे। बसोली में मुख्य मुकाबला है कांग्रेस के कद्दावर नेता, पिछले करीबन हम ये कह लें तो 28 सालों से लगातार चुनाव लड़ रहे। 1996 में पहली बार अर्जुन कांग्रेस तिवारी की टिकट पे जीते थे, फिर एक बार दोबारा विधायक बने, फिर 2 बार सांसद, फिर एक बार विधायक, 2 बार मंत्री। चौधरी लाल सिंह आते कठुआ से हैं, चुनाव बसोली से लड़ते रहे हैं, मगर अब 28 सालों से उन्हें देखती आ रही बसोली शायद कुछ बदलाव
करे। तो बसोली में बीच में एक बार जगदीश राज सपोलिया भी 2008 में जीते थे, जो पुराने बीजेपी के नेता थे, बाद में कांग्रेस में भी चले गए। तो बात ये करते हैं कि बसोली में मुकाबला, और मुकाबला किससे है? ठाकुर दर्शन सिंह, एक नया चेहरा, बसोली का ही रहने वाला, बसोली से करीबन 30 किलोमीटर ऊपर बनी रोड पे उनका पुराना पैतृक गांव है। वो छोटी उम्र में 18-20 साल की उम्र में ही वहाँ से बसोली से चले गए काम करने दिल्ली। वहाँ जाकर मेहनत करके अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा किया और पिछले 7-8 सालों से वापस बसोली आके राजनीति शुरू की। 2014 के चुनाव भी लड़े इंडिपेंडेंट तौर पे, 600-700 वोट केवल लिया, मगर इस बार ताल ठोकी बीजेपी की टिकट पर, और बीजेपी के पहाड़ी क्षेत्र के अध्यक्ष भी वहाँ पर हैं। क्या कहते हैं पवन जी? बिल्कुल, फाइट बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के कदावर और चर्चित नेता हैं, दूसरी तरफ नया चेहरा है बीजेपी का। बसोली कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, मंगत राम शर्मा जी वहाँ से लगातार जीते रहे हैं। अगर मैं उनका टेन्योर गिना दूं तो 1962 से लेकर 1983 तक किसी को जीतने नहीं दिया, और उसके बाद वहाँ पर जगदीश राज सपोलिया भी जीते, लाल सिंह भी जीते, उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा भी जीती, लाल सिंह फिर वहाँ से बीजेपी की टिकट पर जीते। इस बार लाल सिंह वहाँ पर MP की इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। आप उनको जो सर्वे में आप सीट जो कांग्रेस को दे रहे हैं, बीजेपी को वहां पर नेक टू नेक फाइट मैं बताता हूं, और साथ में अगर मैं मानता हूं तो ये नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन एज जो है वो थोड़ा सा एज बीजेपी को रहेगा। नहीं, यहां पर बीजेपी जीत जाएगी, मुझे लगता है। बसोली की सीट बीजेपी के खाते में देते हैं। तो फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं और एक जगह और है जहां से पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछली बार जीत के आए थे, बिलावर में पंडित सतीश शर्मा, बहुत पुराना नाम बीजेपी का, बीच में बीजेपी से 5-7-8 साल के लिए गायब भी रहे, कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला, मगर इस बार पार्टी ने पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए टिकट देकर। और सतीश शर्मा रहने वाले रामकोट के हैं, जो बिलावर में ही आता है। और बड़ी बात यह है कि मुकाबला उनका जिससे है वो 2 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री मनोहर लाल शर्मा हैं। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के नाम से मशहूर, बहुत क्लोज हुआ करते थे गुलाम नबी आज़ाद के, बीच में उनकी पार्टी में गए, छोड़ के वापस कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने टिकट भी दे दी। और अब बिलावर पे क्या कहते हैं? देखिए, बसोली के राजाओं की राजधानी रहा है बिलावर, और बिलावर पांडवों के लिए भी मशहूर है कि यहाँ पर पांडवों ने भी दौरा किया था। बहुत मशहूर देवनगरी है बिलावर भी, हमने दौरा किया था। सतीश शर्मा हमारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुकाबला डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा से है, और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मनोहर लाल शर्मा वहाँ से एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीत चुके हैं। इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन एज बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो बीजेपी का एज हम बिलावर में दे रहे हैं। कई सारे जो है एग्जिट पोल, उसमें वो भी एज जो है कांग्रेस को है, हम बीजेपी को दे रहे हैं। तो आ जाते हैं कठुआ शहरी सीट पर। कठुआ शहरी सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कठुआ शहर में कई बार इंडिपेंडेंट, कई बार बहुजन समाज पार्टी, और अलग अलग CPIM के बाबू सिंह भी एक बार जीत के आ गए थे। तो अलग अलग पार्टियों ने वहाँ पर जो है दाव लगाया है और जीता भी है, मगर कठुआ इस बार रिजर्व है, और वहाँ BSP का, बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा वोट है। और बहुजन समाज पार्टी, हमने कल आपको बताया था, पूरी स्टेट में केवल एक ही सीट पर अपनी छाप छोड़ सकती है, और वो कठुआ है। पंजाब के साथ लगता हुआ, हिमाचल के साथ लगता हुआ कठुआ, और कठुआ की सीट पर आज भी डोमिनेंस पंजाबी स्पीकिंग या बिजनेसमैन की रहती है, जो पठानकोट से आकर कठुआ में बिजनेस करते हैं। मगर कठुआ में अच्छा खासा वोट बैंक BSP का रहा है। तो BSP के एक पुराने नेता के बेटे संदीप मजोत्रा ताल ठोक रहे हैं, और उनके सामने हैं भारत भूषण, जो अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट थे, KS ऑफिसर हैं, वो अपना BRS लेकर चुनाव में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम बात ये करते हैं कि कठुआ में मुकाबला बीजेपी का है, एज उनका है, मगर हम जो है नंबर 2 मान सकते हैं वहाँ BSP को। क्या कहते हैं? बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी के खाते में सीट चली जाएगी। बीजेपी का नया चेहरा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इलाके में पैठ होना बहुत जरूरी है। संदीप मजोत्रा हैं शायद, जो BSP के हैं, वो उनका मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सूख उस एरिया में रहा है। नेक टू नेक फाइट है, एज भले ही बीजेपी को दीजिए, लेकिन मैं इसको नेक टू नेक फाइट मानूंगा। जसरोटा में आते हैं तो जसरोटा में मुकाबला जो है, हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट ठाकुर बलबीर सिंह है वहाँ पर, मगर राजीव जसरोटिया का ही वो एज वहाँ पर है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंदू के नाम से बहुत मशहूर वहाँ पर हैं, मगर एज बीजेपी को लगता है। क्या कहते हैं? क्लियर बिन मैं मान सकता हूँ राजीव जसरोटिया की। वहाँ पर मुकाबला इंदू से है। कांग्रेस शायद तीसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि वहाँ का जो जसरोटा विधानसभा नई बनी है, उसके जो समीकरण है, इलाकों को अगर देखा जाए, जो पूरी ट्रेन है पहाड़ी इलाकों का जो इलाका है, उसे देखते हुए वहाँ पर यही दिखता है कि इंदू का मुकाबला जो है राजीव जसरोटिया से है। कांग्रेस पिछड़ रही है, लेकिन सीट बीजेपी के खाते में। अब आ जाते हैं हीरानगर
नगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, कभी बहुत कदावर नेता वहाँ से लड़े हैं, जीते भी हैं, और जो है गिरधारी लाल डोगरा जी, अरुण जेटली जी के ससुर, उनकी ये सीट थी, 7 बार वहाँ से विधायक रहे थे। मगर इस बार एडवोकेट विजय शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राकेश चौधरी। मुकाबला क्या मानते हैं, किसको एज दे रहे हैं? देखिए, ये जो हीरानगर विधानसभा है ना, हीरानगर आंदोलन की धरती कही जाती रही है। जनसंघ से लेकर आरएसएस तक अभी भी जितने भी आंदोलन बड़े हुए, यहाँ से नेता निकले हैं। और यहाँ पर इस बार फाइट पहली बार कांग्रेस के साथ इतनी ज़बरदस्त हो रही है काफ़ी समय के बाद, और वो भी एक नया चेहरा राकेश चौधरी जट, जो कि एक सरपंच थे, उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट, वो उन्होंने बहुत काम किया है। बीजेपी के कदावर नेता हैं, उनके साथ मुकाबला है। भले ही आप कांग्रेस को एज दे रहे हैं लोग वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर एज मिलेगा, लेकिन फाइट कांग्रेस के साथ ज़बरदस्त होगी। तो चलिए जी, सांबा आ जाते हैं, एक और वॉरियर्स की धरती। बहुत बड़े सेना के अधिकारी वहाँ से निकल के आए हैं। 3 सीटें सांबा में हैं। सांबा में हम 2 सीट्स दे रहे हैं क्लियर बीजेपी को, 1 सीट पे हम फाइट बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की। तो बात करते हैं पहले सांबा मेन विधानसभा की, जहां से सुरजीत सिंह सलाथिया ताल ठोक रहे हैं बीजेपी की टिकट पे। मुकाबला उनका सीधा लवलू संब्याल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनसे हो सकता है। कांग्रेस का वहां कोई खास वजूद नहीं है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं देख रहा था कि एक जगह पर सर्वे में कांग्रेस को वो कांग्रेस के खाते में डाली गई है, तो वो मुझे लगता नहीं वो सर्वे कहाँ करवाया होगा, क्योंकि शायद उनको कैंडिडेट का भी नाम नहीं पता होगा। कांग्रेस ने एक दिन रात से पहले वो टिकट अनाउंस की थी और किसी को पता भी नहीं है। वहाँ पर मुकाबला लवलू संब्याल के साथ सुरजीत सिंह सलाथिया का है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिसाइडिंग फैक्टर है विनोद मिश्रा, जो कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी करीबी। वो अगर वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट होते, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती, तो सलाथिया के साथ ज़बरदस्त मुकाबला उनका हो सकता था। लेकिन अभी जो मुकाबला है वो लवलू संब्याल विनोद मिश्रा के साथ, दोनों का मिलाकर अगर कहें सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ हो सकता है, लेकिन एज मैं जहाँ पर भी बीजेपी को ही दूंगा। हम भी बीजेपी को एज दे रहे हैं। और नीचे आते हैं रामगढ़ की सीट। रामगढ़ की सीट भी बहुत अहम मानी जा रही है। मुकाबला 2 फॉर्मर मिनिस्टर्स में है, यशपाल कुंडल कांग्रेस और डॉक्टर देवेंद्र मन्याल बीजेपी। मुझे लगता है सीधा मुकाबला है, क्या कहते हैं पवन जी? मुकाबला दोनों में बहुत टफ है, लेकिन एज जहाँ मुझे कांग्रेस का दिख रहा है, वो उसकी वजह है क्योंकि बहुत सा इलाका जो रामगढ़ बॉर्डर से सटा हुआ है, और जो डॉक्टर मन्याल का जो बोर्ड था, वहाँ पर एक नया चेहरा है जो DPAP का है, सॉरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है, और वो है एडवोकेट साहिल भारती। वो डिसाइडिंग फैक्टर है। मुझे लग रहा है जो बोर्ड वो कटेगा, वो शायद बीजेपी का बोर्ड ना कट जाए और कांग्रेस को फायदा हो जाए, इसलिए कांग्रेस को एज दे रहे हैं। कांग्रेस को एज दे रहे हैं। कट्टर कड़ा मुकाबला बीजेपी से है। और अब आ जाते हैं हम, जिसका लगातार आप लोग विजयपुर आइए। विजयपुर के बाद फिर हम जम्मू की तरफ बढ़ेंगे। विजयपुर में हमने वो सीट दी हुई है बीजेपी के खाते में। क्लियर विन है, क्लियर विन चंद्र प्रकाश गंगा की नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं राजू पडगोत्रा, जिनको कहते हैं राजेश पडगोत्रा, उनको कांग्रेस का उतना समर्थन जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला ग्राउंड पे। हालांकि उन्होंने तो कहा कि मुझे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो सीट हम उस खाते में रख रहे हैं। क्या कहेंगे पवन जी? चंद्र प्रकाश गंगा जी का मुकाबला जो है वो मनजीत सिंह से होगा, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ लड़ाई में है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट है, वहाँ पर क्लियर है कि बीजेपी जीतेगी। अब पवन जी आ जाते हैं हम अपने जम्मू जिले पर, जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, लोग भी काफी जगह से आ रहे हैं। तो पहले आपके नेटिव लैंड, आपके गृह इलाके बिश्नाह की बात कर लेते हैं। बिश्नाह में जो मेन मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में है। बीजेपी के डॉक्टर राजीव कुमार और कांग्रेस के नीरज कुंदन, युवा चेहरा। अब पवन जी बताइए क्या समीकरण है? देखिए, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि नेक टू नेक फाइट है। आप हल्के में किसी भी कैंडिडेट को नहीं ले सकते हैं। दोनों नए चेहरे हैं, और बिश्नाह में और अरनिया में ये बंटी हुई विधानसभा है, बॉर्डर वर्सेस बिश्नाह। और यहाँ पर डॉक्टर राजीव के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिसमें विधायक अश्विनी शर्मा हैं, नारायण दत्त शर्मा हैं, या दूसरा जो कैडर है, सरपंचेस बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में वहाँ पर जो एक कैंडिडेट की दौड़ में थे फकीर चंद भगत, वो भाजपा के साथ है। लेकिन कांग्रेस को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस में भी जो कैंडिडेट हैं, भले ही वो नया चेहरा है, लेकिन उसके साथ चलने वाले लोग, जिसमें भारत भूषण बंटी, जो कांग्रेस के पैनल में उम्मीदवार थे जिनको टिकट चाहिए थी, वो वहाँ टिकट पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वो वहाँ पर उनके साथ हैं। मास्टर शशि शर्मा है कन्हाल के, कांग्रेस के कदावर नेता है, पुराने नेता हैं, वो उनके साथ है। तो मुकाबला कड़ा है, बॉर्डर वर्सेस वो। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या है? ये मुझे लगता है कि जो एज हम है वो
कांग्रेस को दे सकते हैं, मगर मुकाबला बहुत कड़ा है। कांग्रेस को एज का कारण सिर्फ यह है कि आखिरी मौके पर जो पिछली बार वहां से विधायक थे कमल अरोड़ा ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया था और उनके पास अच्छा खासा अपना वोट बैंक अरनिया और बॉर्डर बेल्ट का है, जिसका एज हम नीरज कुंदन को दे सकते हैं। कांग्रेस के खाते में हम वो टिकट रख सकते हैं बिश्ना वाली। मुझे लगता है नेक टू नेक फाइट है। मैं आज बीजेपी को भी दे सकता हूं, आज कांग्रेस को भी दे सकता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं चलेगा। जो भी लीडर जहां पर दोनों में से जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। तो हम 50-50 पे बात खत्म करते हैं। हम ये बात 50-50 मैं किसी के एज में नहीं दे रहा हूं। भले ही आप जितने भी चैनल्स हैं वो कांग्रेस के खाते में डाल रहे हैं, कोई बीजेपी के खाते में डाल रहा है, मैं दोनों का कड़ा मुकाबला मान रहा हूं, क्योंकि युवा चेहरा वो है नीरज कुंदन है और डॉक्टर जी बिश्नाह में बैठा हुआ है, उसका अपना एक वोट है। तो ये कड़ा मुकाबला है। हो सकता है बीजेपी भी जीत जाए, हो सकता है कांग्रेस भी जीत जाए। तो आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम उससे साथ लगती हुई एक और सीट पे, सुचेतगढ़ में। सुचेतगढ़ में पवन जी खुद भी ग्राउंड पे गए थे, कवरेज की। सुचेतगढ़ में कांग्रेस को एक दिक्कत ये आ रही थी कि कांग्रेस के बहुत सारे बागी मेंबर खड़े हो गए थे। खुद उनका जो कैंडिडेट है वो भूषण डोगरा हैं। वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट तौर पे काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और डीपीएपी के कैंडिडेट जिनको भी अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा था, मगर वहाँ से प्रोफेसर घारूराम भगत बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मुझे लगता है एज बीजेपी को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी दुर्दशा खुद खराब की है। कांग्रेस के जितने भी पैनल में लोग थे, सिवाय एक छोड़कर बाकी सब कैंडिडेट वहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अजय मोटन, जिनको कांग्रेस के पैनल में कदावर नेता जो माने जाते हैं, वो उम्मीदवार के तौर पर थे, उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया और जो सीट उन्होंने हार दी है। हम कांग्रेस के खाते में सीट नहीं डाल रहे हैं, बीजेपी के खाते में इसलिए डाल रहे हैं कि अगर वहाँ पर कदावर नेता कोई लोकल, जिसे वहाँ के जो सुचेतगढ़ के लोग मानते थे लीडर, अगर वो होता तो ये सीट जीत सकते थे, क्योंकि डॉक्टर प्रीति भगत वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होगी, अजय मोटन वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, जहाँ दूसरे जो लोग खड़े हुए हैं जो कांग्रेस छोड़कर, वो वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे जो कांग्रेस को हराने में मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ सकती है। उससे साथ जुड़ती हुई एक और सीट, और बहुत ही अहम, कभी आरएसपुरा सीट हुआ करती थी, अभी गांधीनगर आरएसपुरा एक ही सीट है, जम्मू साउथ आरएसपुरा, जो जम्मू के बहुत पॉश इलाके शास्त्री नगर से शुरू होके ख़त्म होती है आरएसपुरा जाकर। आरएसपुरा उसमें काफ़ी सारा गाड़ीगढ़ चट्ठा इलाका भी बीच में आता है। कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और मुकाबला उनका पुराने आरएसएस के एक बहुत कद्दावर इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना। तो क्या मानते हैं पवन जी मुकाबला? देखिए, कांग्रेस का जर्नैल कहा गया था रमन भल्ला को, बिल्कुल, और राहुल गांधी ने खुद कहा था हमारे जर्नल हैं और मुकाबला है नरेंद्र सिंह से, जो संगठन से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। देखिए, भाजपा का अपना साइलेंट वोटर होता है, लेकिन कम वोटिंग जो है परसेंटेज, वो नींद उड़ा रही है जी। कहीं ना कहीं मुझे ये सीट फंसती दिख रही है। तो कॉन्टेस्ट कांटे का मुकाबला कड़ा है दोनों के बीच में। आप किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप एक चीज़ को नोट करिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, वहाँ पर अगर पोलिंग जो परसेंटेज है आपकी इतनी नीचे आ जाती है कि आपको 12-13% का लॉस वहाँ पर दिख रहा है पोलिंग होने में, तो कहीं ना कहीं ये ट्विस्ट ना हो जाए वोटर और जहाँ पर सीट जो फंस जाए। पर फिर भी मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एज दे सकते हैं, कांग्रेस को भी एज दे सकते हैं, क्योंकि बल्ला भी कदावर नेता है, बल्ला भी। फिर दोनों को एज देने से अच्छा कि कॉन्टेस्ट में हम कहते हैं कि सीट फंसी हुई है, दोनों तरफ से। और अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो वो बात कर लेते हैं बाहू की। बाहू की बात करने, बाहू की बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाहू की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बाहू की सीट भी ऐसी है कि जहाँ पौष इलाका भी आता है, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी, और जहाँ आपका बाहू इलाका, बागे बहू का इलाका, बाहू फोर्ट का इलाके के साथ साथ सुंजवा, बठिंडी, चाटा तक आते हैं। अब यहाँ बात ऐसी है कि इतनी लेट ये सीट अनाउंस हुई थी कि तब तक ये भी कयास थे कि शायद रविंदर रैना यहाँ से चुनाव लड़े, शायद कविंदर गुप्ता लड़े, और बहुत सारे और नाम थे। और जो हमने बहुत सारे हमारे क्लोज सूत्रों ने ये बताया कि एक बहुत ही सीनियर आरएसएस के बहुत नज़दीकी माने जाने वाले जम्मू के एक डॉक्टर हैं, जिनका नाम जो वर्किंग है इस समय, बहुत मशहूर अच्छे परिवार से आते हैं, उनका नाम पैनल में सबसे टॉप पे था, मगर उनकी टिकट भी इग्नोर हुई और वो टिकट आखिरकार मिली विक्रम रंधावा को, जो चौधरी प्यारा सिंह के सुपुत्र हैं, एमएलसी भी रहे हैं पिछली सरकार में। तो पिछली बार बीजेपी ने अपने खाते से उन्हें एमएलसी की टिकट भी दी थी और वो जीते भी थे, एमएलसी बने थे।
उन्हें ये सीट मिली है। अब बात यह है कि शहरी इलाकों में कम वोट होना और ऊपरी इलाकों में ज़्यादा वोट होना, मगर फिर भी दोनों कैंडिडेट बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और ये सीट भी बहुत कांटे के मुकाबले की है। इसलिए हम इस सीट को भी किस तरफ दें ये हमें समझ नहीं आ रही। आप लोग ही डिसाइड करिए और डीएम करके या हमें नीचे बताइए लाइव पे कि आप लोग ये सीट किसको दे रहे हैं। मुकाबला बहुत कड़ा हम लोग मान रहे हैं, एज बीजेपी को हो सकता है। देखिए, तरनजीत सिंह टोनी बहुत ही अप्रोचेबल लीडर है। वो डीडीसी का इलेक्शन उन्होंने सुचेतगढ़ से जीता था और मैं सुचेतगढ़ गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि सुचेतगढ़ से कांग्रेस लीड करेगी और उन्होंने लीड करवा दी थी। लेकिन उनका इलाका चेंज हो गया, उनको बाहू में आके इलेक्शन लड़नी पड़ी। मुकाबला कड़ा है, वो भी टक्कर दे रहे हैं। बिक्रम सिंह रंधावा जो हैं, ये भी एक कदावर नेता हैं जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच काम किया हुआ है और इनकी किस्मत इनको साथ देती है। जब एमएलसी बनना था तो टास से एमएलसी बन गए थे, तो इनको किस्मत का भी साथ मिला था। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि सीट फंसी हुई है, क्योंकि परसेंटेज जो थी पोलिंग की बहुत कम हुई और कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पोलिंग नहीं होने दी। 57% पोलिंग होना कहीं ना कहीं एक डाउन सा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम शहर की तरफ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है पवन जी शहर की तरफ चलें या फिर अखनूर से बात शुरू करें? छम तो सबसे लास्ट में बात करनी है। छम सबसे लास्ट करेंगे। छम के लोग हमें बहुत देख रहे हैं। हम जम्मू की तरफ से निकलते जाते हैं, जम्मू से निकलते जाते हैं। हम बात करते हैं अब जम्मू ईस्ट की। जम्मू ईस्ट भी एक ऐसी सीट है जो इस बार पहले से अलग है, क्योंकि पहले जम्मू ईस्ट की सीट सिद्धड़ा के पुल से पहले ख़त्म हो जाया करती थी और तभी से इस ओर के पुराने शहर को ही जम्मू ईस्ट माना जाता था। जबकि अब जम्मू की सीट बिक्रम चौक से शुरू होकर मजालता एथम तक जा रही है। तो आप इसको जम्मू ईस्ट शहरी सीट नहीं कह सकते, अब इसमें बहुत सारे बाहरी इलाके भी आ गए हैं। और इस सीट पर जो मुकाबला है वो है युद्धवीर सेठी। चाहे वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, मगर बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रधान रहे हैं, लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, सियासत में हैं। उनकी धर्मपत्नी प्रिया सेठी पिछली बार नॉमिनेटेड विधायक बनके मंत्री भी रह चुकी हैं और उनका मुकाबला है पूर्व मंत्री योगेश साहनी से। 2002 में जीते थे और योगेश साहनी ओम चोपड़ा के दामाद भी हैं, जो कभी शहर से विधायक भी रहे हैं। पुराने कांग्रेस परिवार से संबंध रखते हैं योगेश साहनी। मुकाबला इन दोनों के बीच सीधा ही लगभग नजर आ रहा है। पवन जी बताइए जम्मू ईस्ट का हाल। देखिए, जम्मू ईस्ट में अभी एज देना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। 8 तारीख का इसका इंतजार करना पड़ेगा। पोलिंग परसेंटेज यहाँ भी बहुत कम हुई है। बहुत सा इलाका जो जम्मू ईस्ट का है वो बाहर से जुड़ा हुआ है और ईस्ट के बहुत से ज़्यादा जो बीजेपी के लोग थे वो शनि हिम्मत त्रिकुटा नगर इन इलाकों में आके बस गए हैं, जिन्होंने वोट चेंज नहीं भी करवाए होंगे। शायद मुझे लग रहा है कि परसेंटेज जो है वहाँ पर कम हुई, महिलाओं की बहुत ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर कम हुई है। और वहाँ पर सबसे डिसाइडिंग फैक्टर चंद्रमोहन शर्मा भी थे, क्योंकि वो उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया था बाद में लेकिन 2 दिन पहले था, लोगों के पास तो नाम चला गया था। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैं इस सीट को बीजेपी को एज दे सकता हूं, एज बीजेपी को दे सकता हूं, लेकिन मुकाबला कड़ा है। देखिए, बीजेपी को एज हम दे रहे हैं, काफ़ी सारा हमारे सर्वे में ये चीज़ें सामने आई हैं, मगर मुकाबला योगेश साहनी के साथ हल्का नहीं है। जम्मू वेस्ट पे आते हैं तो जम्मू वेस्ट जो सीट अमूमन बीजेपी की फेवरेट सीट रही है, इसीलिए बीजेपी एक चीज़ मान के चलती है, लोग भी कि किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। मगर इस बार मुकाबला बीजेपी के लिए वहाँ भी कड़ा है, क्योंकि आपके कैंडिडेट नए थे। अरविंद गुप्ता को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, जबकि दावेदार उनके ऊपर 3-4 और थे बीजेपी के नेता। वहां से भी नाराजगी सामने आई थी। पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा के समर्थक तक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे। चाहे राजेंद्र शर्मा जम्मू ईस्ट से थे, जम्मू वेस्ट से बहुत सारे और भी यहां पर जो है लोग ताल ठोक रहे थे। मगर जम्मू वेस्ट से बीजेपी के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट सत शर्मा भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। उनका मुकाबला अरविंद गुप्ता का है मनमोहन सिंह, ठाकुर मनमोहन सिंह, जिन्हें मनमोहन सिंह पिंका के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और अच्छे खासे पैठ रखते हैं। कॉरपोरेटर भी एक बार जीत चुके हैं और चेयरमैन रह चुके हैं सैनिटेशन कमेटी के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो पवन जी क्या कहते हैं आप? देखिए, जम्मू वेस्ट में कैंडिडेट नया है, पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हुई है और साथ में जो कांग्रेस के नेता हैं मिंका, वो भले ही नया चेहरा हो, लेकिन वो कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने जीता था। और साथ में एक चीज़ हम लोग सब मिस करते हैं, कई बार जब कोई विधानसभा में होता है, कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होता है, वो चाहे इंडिपेंडेंट हो या किसी छोटी पार्टी का हो, वो डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करते हैं। गौरव चोपड़ा वहाँ पर हैं,
DPAP के जी, वो भी एक खानदानी जो कांग्रेसी परिवार है वहाँ से संबंधित हैं। कांग्रेस के ही नेता थे, गुलाम नबी के आज़ाद चले गए। कहीं ना कहीं वो थोड़ा डेंट डालेंगे अपने इलाके में। हाँ, एक चीज़ है कि गौरव चोपड़ा जो वोट लेंगे वो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस का होगा, वो कांग्रेस का वोट जाएगा, तोड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस का वोट तोड़ेंगे। लेकिन अगर वो कांग्रेस का वोट नहीं तोड़ते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर अगर बनने की कोशिश में वो जिस तरह से वो लगे हुए थे, तो फिलहाल ये सीट जो है मैं बीजेपी के खाते में ही डाल रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट कोई मजबूत होता तो ये सीट जो है फंस सकती। जम्मू वेस्ट बीजेपी को दे रहे हैं हम, और जम्मू नॉर्थ पे आते हैं दो और पूर्व मंत्री और पुराने नेता जम्मू के, तीनों पुराने। हाँ, तीनों पुराने। एक तो नगरोटा से विधायक रहे हैं, दो पुराने मंत्री। श्यामलाल शर्मा बीजेपी के यहाँ से जो है कैंडिडेट हैं। श्यामलाल शर्मा के लिए इलाका नया हो सकता है, मगर श्यामलाल शर्मा जम्मू के लिए नए नहीं हैं। चाहे वो जीते अखनूर से हैं, एक बार जीते, एक बार, दो बार जीते, एक बार हारे, मगर श्यामलाल शर्मा जम्मू के अच्छे खासे डोगरा चेहरा, डोगरा नेता माने जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ें, वो नया चेहरा नहीं होते कहीं पे भी। उनका मुकाबला है मढ़ से जम्मू नॉर्थ में आए अजय सधोत्रा से। अजय सधोत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रहे हैं। ये सीट एनसी के खाते में थी, मगर कांग्रेस का भरपूर सहयोग और साथ मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार मंत्री भी अजय सधोत्रा रह चुके हैं। जम्मू नॉर्थ की सीट आदि शहरी और आदि कंडी बेल्ट मानी जाती है। घरोटा इलाके तक वहाँ जो है, घरोटा से कुछ पहले तक जो है इलाका उसमें आता है। तो जम्मू, और तीसरे शिवदेव सिंह इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ रहे हैं, नगरोटा से पहले विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के। तो क्या कहते हैं पवन जी? देखिए, मुझे यहाँ पर क्लियर विन दिखती है श्यामलाल शर्मा की जी, जम्मू नॉर्थ बीजेपी के खाते में। जम्मू नॉर्थ को हमने वैसे बीजेपी के खाते में है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर एनसी को वोट बहुत कम मिलेगा। आप एक चीज को देखिए, जम्मू में अगर कश्मीर की तरह सोचते हैं तो कश्मीर में अगर वन साइडेड वोट पड़ रहा है, कश्मीर में बीजेपी को वोट नहीं पड़ता तो जम्मू में भी एनसी को बहुत चांसेस कम है, वोट कम से कम है। और मुझे लगता है कि श्यामलाल शर्मा यहाँ से अच्छी खासी क्लियर मेजॉरिटी में जीत कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं मढ़ को लेकर। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। मढ़ की सीट पर भी हमने कहा था कांटे की टक्कर हमने लगातार कहा था मढ़। और मढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में टक्कर है। एज किसको देना है पवन जी? और कैंडिडेट बता देते हैं। सुरिंदर भगत बीजेपी, मूलाराम फॉर्मर मिनिस्टर, और एसएसपी मोहनलाल कैथ। देखिए, मढ़ की बात मैं करता हूं। वहां पर भले ही आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रखें, आप एमएल कैथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। और ऐसा भी ना हो कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में मोहनलाल कैथ ही आगे निकल जाए। लेकिन यहां पर मैं बीजेपी को एज नहीं देख सकता हूं। मैं मुकाबला कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके बीच रखते हुए भी मैं कोई डिसीजन इस पर नहीं देता हूँ। नेक टू नेक फाइट बोल, नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस का थोड़ा सा एज मुझे लगता है हो सकता है, वो हम दे रहे हैं। और अखनूर की चलते हैं तो अखनूर क्लियर एसएसपी मोहनलाल भगत कांग्रेस के बीजेपी के कैंडिडेट क्लियर है कि वो जीत जाएंगे। क्लियर बिल, हमने वो सीट पहले ही बीजेपी के खाते में। वहां पर 3 कैंडिडेट हैं, टोटल 3 ऐसी विधानसभा है जहां पर 3 कैंडिडेट हैं। बारामूला ऐसी विधानसभा जहां 25 कैंडिडेट हैं। यहां पर 90,000 के, कुछ 96,000 के करीब वोटर हैं। वहां पर टोटल 24,000 वोट पोल हो रहा है। एक और सीधा जो मैं सीधे बीजेपी के खाते में दे रहा हूं पवन जी, शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, नगरोटा। नगरोटा दविंदर सिंह राणा। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि नगरोटा से बात करनी है। क्या बात करनी है? नगरोटा में दविंदर राणा का अपना इतना वोट बैंक है कि मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंट भी लड़े तो जीत जाए। कई जगह नेताओं का अपना रसूख बहुत होता है, तो वहां उनकी कंपटीशन में कांग्रेस तो है, मगर कांग्रेस कुछ इतना फ्रेंडली मैच है, इसलिए वो सिर्फ फ्रेंडली खेलते रहेंगे और वो सीट आराम से दविंदर सिंह राणा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब चलते हैं शंभ का इंतजार सब लोग कर रहे थे। और वहां पर मैं आपको बता दूं, शंभ एक बैटल है। 1965, 1971 2 बार का युद्ध झेल चुका शंभ जो है, ये एक और युद्ध झेल रहा है, जो पॉलिटिकल युद्ध है। और 2 दरियाओं के बीच में, एक तरफ मुनव्वर नदी पाकिस्तान की साइड से लगती है और दरिया चनाब इधर से लगता है। और यहाँ पर जो इस समय फाइट हो रही है वो 4 बड़े नेता, मैं 4 बड़े नेता इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के 2-2 रेबल भी हैं। कांग्रेस के कदावर नेता जो हैं वो ताराचंद हैं। ताराचंद के जो काम किए हुए हैं आप उनको नहीं इग्नोर कर सकते। जो उन्होंने परगवाल इलाके में या शंभ इलाके में कुछ काम किए हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उनका भी दबदबा है, उनका अपना रसूख है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राजीव शर्मा अखनूर में एमएलए रहे हैं, उसके बाद शिफ्ट हुए हैं शंभ में बीजेपी का जो एक अपना वोटर है, लोकसभा चुनावों में लीड ली थी। तो राजीव शर्मा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोनों के नेताओं के, दोनों की पार्टियों के 2 रेबल हैं।
आप बताइए अब अगर स्थिति क्या है, दोनों रेबल किस तरीके तक पहुंचे हुए हैं? देखिए रेबल्स में पवन जी मैं फ़ाइट में ज़्यादा मान रहा हूँ। आप चाहे मेरी बात यहाँ पर आज माने या नहीं, परसों तो फैसला हो जाएगा। मुझे लगता है छंब में फ़ाइट जो है, जो लास्ट में आके ख़त्म हो रही है ऊपर फाइट, जैसे अब होता है सेमीफाइनल में 4 टीमें होती हैं तो 2 ही फाइनल में आती हैं, 2 सेमीफाइनल से फिर तीसरे स्थान पर भी होना होता है। तो मुझे लगता है जो गोल्ड और सिल्वर की लड़ाई है, यहाँ तो गोल्ड ही होता है पॉलिटिक्स में, और जीत और वो सतीश शर्मा और राजीव शर्मा और सतीश शर्मा के बीच में कॉन्टेस्ट है। लेकिन ताराचंद को मैं तीसरे नंबर पे या चौथे पे मान रहा हूँ, और नरेंद्र सिंह भाऊ को भी तीसरे या चौथे पे रख रहा हूँ। और फाइट मुझे लगता है बीजेपी वर्सेस सतीश शर्मा हो चुकी है। लेकिन मुझे मेरा अपना वो अगर देना हो जो सीट, तो मैं इंडिपेंडेंट को दे रहा हूँ, वो सतीश शर्मा होंगे। मुझे भी लग रहा है वहां पर मुकाबला भले ही इनका ताराचंद से हो जाए या राजीव शर्मा से हो जाए, चाहे 10 वोट से जीते या 50 वोट से जीते, वहां पर जो इस समय वेव है, जिस तरीके से वहां पर लोगों का साथ एक इंडिपेंडेंट के साथ चल रहा है, मुकाबला राजीव शर्मा से भी आप कर सकते हैं, मुकाबला ताराचंद से भी कर सकते हैं। राजीव शर्मा भी, मुझे लगता है बीजेपी वर्सेस सतीश ना हो जाए, क्योंकि राजीव शर्मा जो है बड़े ही नए हैं, लेकिन वहां पर भाजपा का कैडर बहुत ज्यादा है। अब उस कैडर को खत्म करने के लिए दूर दराज के इलाकों से, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिंग सबसे ज्यादा हुई है। हाँ, रिकॉर्ड टूटा है, पोलिंग जो रिकॉर्ड टूटा है वो ये दर्शाती है कि सतीश को विनर होगा। वोट डालने के लिए एक तो बहुत अच्छी बात ये थी कि चारों ऐसे कैंडिडेट थे जो लोगों के फेवरेट थे, अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से लोग उनको वोट दे सकते थे, तो इसलिए वोटिंग हुई। मगर हम चलते चलते आपको ये कह रहे हैं कि हमने इंडिपेंडेंट को एज दिया है छंब से। मगर एक और बात हम बता दें कि हमारा सर्वे भी लोगों के, आप लोगों के आधार पे ही है। हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 30, 40, 50 लोगों से बात रोज़ करते रहे हैं, और उन्हीं में से ही हमने जो निकला है वो आपको बताया है। मगर हमें किसी ने कितना सच बताया ये बात अलग है, कुछ हमने ऑब्जर्व किया है वहाँ जाकर भी। अब जो भी होगा वो परसों सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर एक चीज़ हम आपको फिर बता दें, जम्मू कश्मीर में कम से कम 8 से 10 सीटों पे सरप्राइज़ मिलेंगे आपको, और ये सरप्राइज़ हमारे लिए भी होंगे, आपके लिए भी, क्योंकि पिटारों में क्या बंद है वो परसों खुलेगा। मगर हमने जो आपको सीट बाय सीट समीकरण विश्लेषण था हमारा वो सुना दिया है। आपका क्या है, आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए। इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करिए, खासतौर पर कैंडिडेट्स के तक भी, वो भी समझ पाएँ कि जो हमने कहा है क्या वो कुछ नज़दीक है रिजल्ट्स के। और साथ में जो हमें मैसेज आ रहे हैं, व्यूअर्स जो हमें मैसेज लिख रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई, उन्होंने बीच में एक मैसेज मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि आप अखनूर की सीट को इतना क्लियर नहीं दे सकते हैं, टफ फाइट वहाँ पर अशोक भगत दे रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि वहाँ पर फाइट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जहाँ भी होगी बीजेपी के साथ फाइट तो होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि मोहनलाल जो भगत हैं वो अखनूर के लिए नया चेहरा नहीं है, अशोक भगत भी नया चेहरा नहीं है, लेकिन पुलिस और सोशल जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अधिकारियों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है लोगों के बीच में। लेकिन वहाँ पर जो समीकरण है वो इनके एसएसपी भगत साहब के फेवर में जाते दिख रहे हैं, इसलिए हमने क्लियर सीट उनको दी है। और बिश्नाह के लिए हमने क्लियर कर दिया है कि नेक टू नेक फाइट है। दीपक जो है वो कांग्रेस को एज दे रहे हैं, मैं वहां पर दोनों को नेक टू नेक मानते हुए ये कह रहा हूं कि कोई भी जीत सकता है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कपिल महाजन जी बिश्नाह से, अनिल सुनील कुमार जी, केशव सिंह जी उधमपुर के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं इनको ये बता दूं कि आप लोग, हमारा ये लाइव अभी खत्म हो रहा है, आप लोग 9 बजे हमारा यही कार्यक्रम यूट्यूब पे दोबारा देख सकते हैं, चुनावी चालीसा का पूरा कार्यक्रम। और अभी आप दोबारा पीछे जाके देख लें, हमने ऑलरेडी मर्ड बिश्नाह सबके लिए, उधमपुर इसके लिए बता दिया है, तो हमारा पूरा रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।